चलो, कुमाऊं का चंद राजवंश कर रहे थे। कुमाऊं का चंद राजवंश, ठीक है। कुमाऊं के चंद राजवंश में हमने पहला जो आपका पढ़ा था कि कौन कहां से आया, ये चंद शासक कहां से आए, कहां से थे, क्यों आए, क्या वजह थी। उसके बाद हम चंद शासकों को पढ़ रहे हैं। तो शासकों में पहला शासक कौन था? सोमचंद। कौन था? सोमचंद था। सोमचंद के विषय में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था, ये प्रमाणित है। थोहर चंद नहीं है क्योंकि अधिकतर तथ्य इसी के साथ मेल खाते हैं। और दूसरी चीज, कुमाऊं में या उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को कहा जाता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके अलावा इसने चंपावत को अपनी राजधानी बना करके एक नगर के रूप में डेवलप करा। जो मल्ल शासक था डोटी का, उसके अधीन ये वामदेव के अधीन अपनी सत्ता को स्थापित किया और वामदेव को कर भी देता था, ठीक है। उसके अलावा चंपावत के किले की सुरक्षा के लिए चाराल नियुक्त किए। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए मेहरा और प्रत्यालों को मंत्री पद भी दिया। ग्राम सयानों और बूढ़ों की नियुक्ति करके इसने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया। बाकी प्रशासन हम एक पूरा टॉपिक ही चंदवंश का प्रशासन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सोमचंद की ये उपलब्धियां थी। सोमचंद के बाद देखो शासक तो 61 हुए हैं। चंदवंशावली में कितने शासक मिले हैं? 61। सोमचंद से लेकर के महेंद्र चंद तक, ठीक है। लेकिन उन 61 में से केवल हमें 10-12 ही शासक पढ़ने हैं, क्योंकि अधिकतर शासकों का केवल वंशावली में नाम मात्र ही हमें मिला हुआ है। उनके विषय में ना तो अभिलेखों में कुछ है, ना ही यहाँ की जो स्थानीय क्या है गाथाएं हैं, जागर आदि, उनमें उनका नाम आता है, ठीक है। जिनके बारे में छोटा उल्लेख भी आया है हम उसका जिक्र कर लेते हैं। सोमचंद के बाद अगला शासक कौन हुआ जिसके विषय में हमने जाना? वो है इंद्रचंद, ठीक है। सोमचंद के बाद वैसे आया कौन था? आत्मचंद, और आत्मचंद के बाद पूर्णचंद, उसके बाद इंद्रचंद आया। इंद्रचंद की एक उपलब्धि रही है कि इंद्रचंद ने उत्तराखंड में रेशम उत्पादन शुरू करा। रेशम का उत्पादन ही शुरू नहीं करा, बल्कि इस उत्पादित रेशम को बुनने के लिए देश भर से, समझ गया ना, घुमा देश भर में, और वहां से पट्टवाई मतलब रेशम के जो बुनकर थे उन्हें ला करके उसने रेशम की बुनाई करी और देश विदेशों में इस रेशम को निर्यात भी करा। यह उपलब्धि है किसकी? इंद्रचंद। इंद्रचंद के बाद फिर 3 शासक, संसार चंद, सुधार चंद और हरिश्चंद, इनका बहुत उसमें उल्लेख नहीं है, केवल वंशावली में नाम है। उसके बाद अगला शासक आया कौन? वीणा चंद, ठीक है। वीणा चंद के समय की सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या घटना यह है कि यह एक बार पूर्णतः, जो पहले तो मल्ल थे नेपाल में, मैंने आपको बताया था कि जो यह हमारा उत्तराखंड है, इधर जो हमारा नेपाल लगता है उत्तराखंड से, ये जो नेपाल का पर्वतीय क्षेत्र है ये वाला, इसको कहा जाता है डोटी। खासकर पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ क्षेत्र में काली नदी से बॉर्डर बनाने वाला नेपाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? डोटी। समझ गया ना? डोटी में हुए थे मल्ल शासक। पहले तो ये चंद जो कुमाऊं में यहां स्थापित हुए थे, इतने ही में था कुमाऊं में, चंपावत क्षेत्र में, तो ये डोटी के अधीन शासन कर रहे थे वामदेव के। बाद में मल्लों के स्थान पर नेपाल में आए कौन? चल्ल शासक। समझ गया ना? 2 चल्ल शासकों के अभिलेख उत्तराखंड में मिले हैं। 1191 ईस्वी का आपका अशोक चल्ल और 1223 ईस्वी का क्रा चल्लदेव, ये 2 नाम आए हैं जिनका उल्लेख कहां है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में है। ये दोनों ही शासकों ने उत्तराखंड को या कुमाऊं और गढ़वाल के इस क्षेत्र को जीता था और अपने विजय के उपलक्ष्य में इस अभिलेख को लिखवाया था। और इन अभिलेखों में यह जानकारी मिली है कि वीणा चंद के समय आपका अशोक चल्ल ने यहां पर आपका राज्य स्थापित करके इसे मांडलिकों के हवाले कर दिया। मांडलिक मतलब छोटी छोटी ठकुराइयां बना करके कि ये आपका सामंत है, ये इस क्षेत्र को देखेगा, ये दूसरा सामंत है, ये इस क्षेत्र को, ये तीसरा सामंत है,
ये तीसरे क्षेत्र को, बाकी अपना यहां से राज करता रहा, इस पर नियंत्रण यहीं से चला। तो ये जो नियंत्रण के अधीन राजा थे इन्हें मांडलिक राजा बोलते हैं, समझ गया ना। और बाद में जो क्राचल्य देव है इसके अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख हुआ है, उसमें से 3 मांडलिक राजा चंद वंश से थे, समझ गया ना। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके क्या हैं, ये जो मांडलिक राजा हैं वो कुमाऊं के चंद शासक भी रहे थे, और इन चंद शासकों में वीणाचंद था। वीणाचंद से लेकर के, ठीक है, जो अगला शासक हुआ है वीणाचंद से लेकर के भारती चंद तक जितने भी शासक हुए हैं बीच में, वो सभी डोटी के चल्लू के अधीन रहे थे। पहले मल्लू के अधीन थे, फिर चल्लू के अधीन रहे, ठीक है। भारती चंद ने सबसे पहले कुमाऊं के चंद शासकों को डोटी की अधीनता से मुक्त करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्वतंत्र शासक हो गए, और उसी के बाद इनका विकास भी हो रहा है फिर, समझ गया ना। पहले ये केवल चंपावत क्षेत्र में थे, ठीक है। उसके बाद ज्ञानचंद के समय इन्होंने सीरा जीता, सोर घाटी जिसे पिथौरागढ़ बोलते हैं। उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा सीरा भी इनके नियंत्रण में था। ये भारती चंद ने ही सीरा जीता था इनसे, भारती चंद ने ही डोटी से सीरा को जीता था, और डोटी पर चढ़ाई करके 12 साल तक डेरा डाले रहा यहां पर, समझ गया ना। और इसको हरा करके उल्टा इन्हें कर देने के लिए बाध्य किया भारती चंद ने। तो वीणाचंद से लेकर के भारती चंद तक का जो आपका चंद राजवंश है वो नेपाल के चल्ल शासकों के मांडलिकों के रूप में, यानी कि अधीनस्थ शासकों के रूप में शासन कर रहे थे, ठीक है। तो ये वीणाचंद का है। वीणाचंद के बाद कई नाम आए हैं, वीरचंद है, नरचंद है, थोहर चंद है, त्रिलोक चंद है, उमरचंद है, धर्मचंद है, अभय चंद है, कर्मचंद, ठीक है। उसके बाद अगला शासक आता है जिसका विवरण मिला है, वो है आपका ज्ञानचंद। क्या नाम है इसका? ज्ञानचंद, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद, दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला पहला चंद शासक यही था। और जो उस समय दिल्ली का शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक, समझ गया ना। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में उपस्थित हुआ था ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने इनाम स्वरूप गरुण की उपाधि दी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? गरुण, क्या बोलते हैं? गरुण ज्ञानचंद भी बोलते हैं। फिरोज शाह के द्वारा दी गई उपाधि है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था जो मोहम्मद बिन तुगलक की बात हुआ। दूसरा, ये वाला क्षेत्र कुमाऊं की तराई के नीचे का जो क्षेत्र है जिसे हम क्या बोलते हैं? रोहेलखंड। क्या बोलते हैं? ये रोहेलखंड नाम बाद में आया, रोहेलखंड से पहले, समझ गया ना, जिस समय दिल्ली सल्तनत शासन में थी यहां पर शासन कर रहे थे कटेहर। कौन कर रहे थे? कटेहर। कटेहरों से फिरोज शाह तुगलक ने ये छीन करके इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? बरेली वाला जो क्षेत्र है, यूपी में चला गया ना, पीलीभीत बरेली की जो पट्टी है हमारे नीचे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की नीचे साइड में, दक्षिण में, समझ गया ना। ये कटेहरों से छीन करके ज्ञानचंद को दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के काल तक यहां कटेहर ही शासन करते थे। दिल्ली सल्तनत के पतन के समय यहां पर कौन आए? रोहिल्ला। कौन आए? रोहिल्ला। कटेहरों के बाद इस क्षेत्र पर स्थानीय शक्ति जो आई वो आए रोहिल्ला, समझ गया ना, इसीलिए तो रोहिलखंड नाम हुआ इसका। बरेली का एक प्राचीन नाम क्या है? रोहिलखंड भी है, रोहिल्लाओं के नाम से है, समझ गया ना। आप पढ़ोगे कि अकबर ने रुद्रचंद को ये वाला जो तराई की पट्टी है और ये वाला क्षेत्र है वो किससे छुड़वा कर दिया था? रोहिल्लों से छुड़वा करके दिया था। इसका मतलब रोहिल्ले बाद में आए, कटेहर पहले थे वहां। दिल्ली सल्तनत के समय कटेहरों के हाथ में था ये, ठीक है। और कटेहरों से छुड़ा करके इसे किसने? हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने किसे दे दिया? ज्ञानचंद को दे दिया, ठीक है।
ये एक वो था। और दूसरा सोर घाटी का पहला विजेता, सोर घाटी का पहला विजेता, चंपावत वाला जो पहला चंद शासन है वो यहीं पर था। ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाली जो सोर घाटी है इसका पहला विजेता किसे माना जाता है? आपका ज्ञानचंद। किसे माना जाता है? ज्ञानचंद को। समझ गया ना? इसका आपका उल्लेख सेरा, खड़कोट, ताम्र पत्र में किया गया है। किस चीज का? सोर घाटी विजय का। किसके? इसका मतलब अब तक जो चंद शासन केवल चंपावत के क्षेत्र में चल रहा था, अब उसका विस्तार पूरा काली कुमाऊं में हो गया। यानी कि काली नदी से लगे हुए पूरी कुमाऊं की पट्टी अब किसके हाथों में थी? चंदों के हाथों में। सोर घाटी जीतने के साथ भी, क्योंकि सीरा घाटी फिर इधर को आ जाती है ना, डीडी हाट वाला क्षेत्र। सीरा को बाद में जीता, सीरा को तो भारतीय चंद ने जीता और डोटी को भी भारतीय चंद ने जीता। ठीक है, दो चीजें किसके बारे में याद रखोगे? ज्ञानचंद के, कि दिल्ली दरबार में सुल्तानों के सामने प्रस्तुत होने वाला पहला शासक चंदों में कौन था? ज्ञानचंद। और दूसरी चीज, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि इसी ने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, और साथ ही साथ इसे कटेहरों से छुड़ा करके ये रोहिलखंड, मतलब उस समय इसको रोहिलखंड नहीं कहते थे, मतलब बाद में ये रोहिलखंड या बरेली बना जो। ठीक है, ये संपूर्ण क्षेत्र कुमाऊं की तराई सहित गिफ्ट में दे दिया फिरोज शाह तुगलक ने। कहने का मतलब यह है कि ये तू देखेगा, यहाँ का जमींदार है, कर तू लेगा और इसका एक हिस्सा मुझे दे देगा कर के रूप में, और शेष तू रखेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जमींदारी यहाँ की इसको मिली। ठीक है, इसके बाद फिर आपके 2-3 शासक हुए हैं जिनका केवल वंशावली में नाम है। एक शासक और आया है इसके बाद जिसका उल्लेख ताम्रपत्रों में है, वो है विक्रम चंद। विक्रम चंद के अभी तक 2 अभिलेख मिले हैं। ठीक है, विक्रम चंद के 2 अभिलेख मिले हैं अभी तक। इसमें से एक अभिलेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो अभिलेख मिला है वो विक्रम चंद का ही। बहुत कुछ तो वर्णन नहीं है, केवल विक्रम चंद की क्या ज्ञात होती है इससे? तिथि ज्ञात होती है बस, कि ये इस समय बैठा था। क्योंकि तिथि ज्ञात होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चंदों के शासन के विषय में जानने में सबसे बड़ी मुसीबत किसकी है? कालक्रम की। कौन पहले आया कौन बाद में आया केवल वंशावली से निर्धारित है, कौन किस समय आया इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। इसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया? एक स्थापित वो कर दिया कि हाँ इस तिथि में लिखवाया इसने और ये विक्रम चंद है, चंद शासक है। समझ गया ना? तो इस समय इसका मतलब यहाँ ये स्टेब्लिश हो गए थे, स्थापित हो गए थे अच्छे तरीके से। तो ये इसकी उपलब्धि है। अगला शासक आपका धर्मचंद बना, उसका भी कोई बहुत वो है नहीं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो शासक आया है वो है भारती चंद। भारती चंद, भारती चंद के अभिलेख भी मिल चुके हैं ताम्रपत्र के रूप में, और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जागरू में भी इसका कई जगहों पर नाम आया है। समझ गया ना? उत्तराखंड में कई जगहों पर आया है जागरू में नाम। जागरू में भागा धुन्यान नामक एक क्या कुमाऊं की जो वीरांगना है उसके साथ युद्ध का उल्लेख आता है। किसका? भारती चंद का। ठीक है, उसके अलावा इसका ताम्रपत्रों में भी कई जगह जिक्र आया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय चंद पहला शासक था जिसने चंदों को डोटी के आधिपत्य से मुक्त करवाया। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वीणा चंद से यहां तक जितने भी शासक हुए हैं 10-12 शासक, समझ गए ना, सब डोटी के चल्ल शासकों के अधीन थे। वीणा चंद
ने अधीनता स्वीकार करी थी। उसके बाद किसी में इतना मतलब बल नहीं था कि जाकर के वो डोटी से अपने को स्वतंत्र या कर देना बंद कर दे, ताकि वो आक्रमण करे तो उस आक्रमण को झेल ले। समझ गया ना, कर देना बंद करेगा तो वहां से आदेश आएगा ना, कर दो समय से, नहीं तो फिर क्या, आपको हम हटा देंगे। ठीक है, अगर यहां कर देना जारी रहा तो उसे पता है मेरी अधीनता स्वीकार कर रखी है, इन्होंने बंद ही नहीं करा होगा। समझ गया ना, इसने बंद करा, ललकारा उसे, उसने कहा कि क्या मैं नहीं दूंगा भाई। ठीक है, उसने कहा कि मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा, इसने कहा तू मेरे ऊपर नहीं करेगा, मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा। समझ गया ना। और यहां से क्योंकि ये क्या वो सोर घाटी तो पहले ही जीत चुके थे। सोर घाटी में एक स्थान है देव सिंह मैदान, पिथौरागढ़ का बहुत फेमस है ना देव सिंह मैदान। देव सिंह मैदान में बनाया एक शिविर, एक बिल्कुल काली नदी की घाटी में। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ालू, काली नदी की बिल्कुल घाटी में है। यह आपका देव सिंह मैदान बन गया जिसमें अब, ठीक है, देव सिंह मैदान में के किनारे पर एक प्राचीन नौला है, इसका नाम कटकू नौला इसी के कारण पड़ा है। समझ गया ना, कटक मतलब आपका सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ शब्दावली है कुमाऊं में। ठीक है, और कटकू नौला सेना का नौला होने के कारण देव सिंह मैदान के बगल में जो नौला है उसे इन्होंने यूज करा बहुत लंबे समय तक। मैंने क्या बोला, डोटी को 12 साल तक घेरे रखा और मजबूर कर दिया डोटी के शासक को उल्टा कर देने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इस क्षेत्र में जो सीराकोट को आधुनिक समय में डीडी हाट बोलते हैं। समझ गया ना, जहां चंदों की एक कुख्यात जेल होती थी। समझ गया ना, अगर किसी को क्या करना है, अज्ञात रूप से चंद सजा दे देते थे, समझ गया ना, और उसे जैसे अंग्रेजों के समय काला पानी होती थी ना, सबसे कठोर सजा मृत्युदंड के बाद। समझ गया ना, चंदू के समय मृत्युदंड के बाद सबसे कठिन सजा होती थी क्या, सीराकोट की कुख्यात जेल। समझ गया ना, सीराकोट का मतलब किला है, जहां पर भी कोट शब्द आएगा ये समझ लेना कि वहां पर क्या है, किला, किले को कोट कहा गया है हमारे उत्तराखंड में। समझ रहे हो, तो ये जो आपका क्या है सीराकोट का किला है, इसे जीतने का श्रेय पहली बार किसको दिया जाता है, भारती चंद को। इसका मतलब ये संपूर्ण काली कुमाऊं भारती चंद के रहते रहते कहां गया, चंदों के अधीन आ गया था। और उसके अलावा इस डोटी क्षेत्र को भी कर देने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, और इसका उल्लेख कई जगहों पर आ चुका है। ठीक, इसके अलावा इसकी इस विजय में इसके बेटे रत्नचंद का भी बहुत नाम आता है। ठीक है, और इसकी इन विजयों का उल्लेख रत्नचंद के ही घोड़ेती ताम्रपत्र और लोहाघाट ताम्रपत्र से हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका उल्लेख खुद रत्नचंद, जो इसका भारती चंद का बेटा था, वो करता है किसमें, अपने इन दोनों ताम्रपत्रों में कर रहा है। ठीक है, ये दोनों ही आपके शायद रत्नचंद ने अपने जो वीर सैनिक थे इन विजयों में, जिन्होंने महत्वपूर्ण वीरता दिखाई थी, योगदान दिया था, उन लोगों को भूमिदान में दी होगी जागीर, तो उनके लिए ताम्रपत्र लिखे हुए हैं, उनका उल्लेख तिथि सहित किया गया है इन ताम्रपत्रों में। तो रत्नचंद भी अपने पिता की सेना में एक मुख्य सेनापति की भूमिका में था, ऐसा उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद फिर 4-5 शासकों का बहुत उल्लेख है नहीं, और अगला शासक आता है भीष्मचंद, जिसका उल्लेख मिला है किसका, भीष्मचंद का। अगला चंद शासक जिसका उल्लेख आया है वो है भीष्मचंद। भीष्मचंद के लिए कहा जाता है कि यह चंपावत से शासन करने वाला अंतिम चंद शासक था। चंपावत राजधानी से शासन करने वाला अंतिम चंद शासक कौन था, भीष्मचंद। ठीक है, इसी ने अल्मोड़ा नगर बसाया और वहां पर खगमारा किले का निर्माण करवाया। ठीक है, चंपावत में अंतिम,
और अल्मोड़ा नगर तथा खगमारा किला, ये हैं किसके? भीष्म चंद के। ठीक है, राजधानी स्थानांतरित इसने नहीं करी, इसके बाद करी है बालो कल्याण चंद ने। केवल इसने अल्मोड़ा नगर बसा दिया था। ठीक है, और वहां पर एक किला भी बना दिया, खगमारा किला। ठीक है, और खगमारा किले से ही इन्होंने, बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी स्थापित करके वहां से शासन करना शुरू किया बाद में। ठीक है, तो ये जो आपका भीष्मचंद है, कहा जाता है कि यह अपने ही दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हो गया और इसमें इसको एक गजवा नामक जो खसिया दल का नेता था, समझ गया ना, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी? भीष्मचंद की। किसने करी? गजवा, एक क्या था? खसिया। उत्तराखंड में दो तरह के राजपूत है ना, एक कौन है? खस राजपूत है और एक आर्य है। आर्य जो बाहर से आए हुए हैं, खस जो यहाँ के स्थानीय थे। गुटबंदी हुई होगी दरबार में, उसी गुटबंदी में ये गजवा जो नेता था खसियाओं का, उसने भीष्मचंद की हत्या कर दी। ठीक है, अब चंदू का नया युग शुरू होता है भीष्मचंद के बाद, क्योंकि अभी तक राजधानी क्या थी? चंपावत, क्योंकि इनके पहला शासन इतने में था। फिर ये बढ़ा कहां तक? यहां तक। फिर ये यहां तक भी बढ़ गया तराई में। फिर ये कहां तक बढ़ा? यहां तक। समझ गया ना, दोणकोट जीत करके ये यहां तक। दोणकोट पहले से ही सोमचंद के समय थोड़ा बहुत यहां दोणकोट तक ये फैल गया था, लेकिन इसने दोबारा से दोणकोट को जीता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब तो पूरी कुमाऊं आ गई इनके हाथ में। ठीक, आज तक खतरा कहां से था इनको? अपने साम्राज्य को, नेपाल से साम्राज्य यहीं पर था। ठीक है, अब नेपाल तो इनके कब्जे में आ गया, इन्हें नेपाल से बहुत खतरा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब इनका राज्य ऐसे था, देखो तराई में भी, पूरे कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी। राजधानी हो गई इसके एक कोने में। अब यहां से इनके लिए यह हो गया था, इधर से पवार आक्रमण करने लग गए थे गढ़वाल के, तो इनके लिए जब तक ये यहां से पहुंचते, यहां समझ गया ना, पवारों की राजधानी हो गई थी क्या? देवलगढ़, श्रीनगर। समझ गया ना, वहां से ये आक्रमण करते, यहां पहुंचते, तब तक ये यहीं पहुंच पाते। साधन तो दोनों के पास, या तो पैदल या घोड़ा, उसके अलावा दोनों के पास हवाई जहाज तो थे नहीं कि चलो वो पहुंच भी गए तो हवाई अटैक कर देंगे, है ना, कुछ नहीं है। समझ गया ना, तो इन्होंने सोचा कि चंपावत से तो हम केवल ये सीमा सुरक्षित कर पाएंगे, क्यों ना राजधानी को स्थानांतरित करके साम्राज्य के बिल्कुल बीचों बीच ले जाया जाए, ताकि यहां को, यहां को, यहां को और यहां को, सब जगह को बराबर निगरानी में रखा जा सके। इसीलिए राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया गया और राजधानी चंपावत से बालो कल्याण चंद के समय कहां गई? अल्मोड़ा गई। ठीक है, ये जो आपका बालो कल्याण चंद है, ये सामरिक दृष्टि से राजधानी अल्मोड़ा ले गया, क्योंकि यहां से पूरे साम्राज्य पर निगरानी रखना बहुत आसान था, इसलिए ये काम करा इसने। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, यहां से लेकर के अल्मोड़ा जाने तक हर पहाड़ी के टॉप पर किला कटवा रखा है इन्होंने। हर पहाड़ी के टॉप पर किला है। समझ गया ना, यहां से निकलो, चंपावत के बाद बाणासुर का किला, बाणासुर के बाद आपका कानाकोट का किला। कोट का मतलब किला ही है, समझ गया ना। कानाकोट के बाद अगली पहाड़ी में क्या है? चौड़ाकोट। चौड़ाकोट के बाद अगली पहाड़ी में क्या है? मूलाकोट। मूलाकोट के बाद अगली पहाड़ी में क्या है? कानीकोट। देवीधुरा से पीछे कानीकोट बोलते हैं उसको, समझ गया ना। और उसके अगले में अल्मोड़ा ही आ जाता है। हर पहाड़ी पर कोट है, समझ गया ना। जब तक अल्मोड़ा राजधानी नहीं हुई थी, इन कोट में पहरेदार रहते थे। अगर उधर से कोई आ रहा है, समझ गया ना, तो पत्थर, खूब पत्थर इकट्ठा करके रखते थे। पहाड़ी के नीचे से रास्ता गुजर रहा है, लुढ़का देते थे पत्थर, सेना तहस नहस। एक पहाड़ी के टॉप पर पत्थर लेके बैठे हैं, पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाले लोगों के ऊपर अगर बड़े बड़े बोल्डर क्या लुढ़का दिए जाए तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे ना। ये सुरक्षा का तरीका होता था, समझ गया ना। और रात में अगर सेना चले तो मसाल लेकर के चलती थी, पता चल जाता था,
समझ गया ना, दिन में गतिविधियों पर वैसे ही नजर रख ली जाती थी, ठीक है। और जब अल्मोड़ा चले गए ना, तो यही कोर्ट क्या होने लग गए, अब इधर की तरफ, नेपाल के बॉर्डर की तरफ निगरानी करने के साधन होने लग गए। इसीलिए इन सारे कोर्टों का बहुत महत्व था चंदू के सामरिक दृष्टि से, रक्षा उसमें, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, चंद साम्राज्य है, यह यहां तक चंपावत का चंद साम्राज्य है। इसके बाद फिर हम अल्मोड़ा के पढ़ेंगे, बालो कल्याण चंद से। 6-7 शासक और आएंगे जिनकी हम बात करेंगे, फिर इनका प्रशासन वगैरह, ठीक है। चलो।